राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध के बीच सहयोगी तलाश रहे हैं। अफ्रीकी देशों को तो कर्ज माफ़ करने का भी ऑफ़र दे दिया है और रूस उन अफ्रीकी देशों में कुछ अफ्रीकी देशों में फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज भेजेगा। अब आप समझते हैं कि क्या कंडीशन है, क्योंकि ये करीब 400 दिन की लड़ाई हो चुकी है यूक्रेन और रसिया की। अब बहुत हो गया है, इनफ। पूरी दुनिया के सारे देश इस चीज़ की वजह से परेशान हैं। देखो, कहीं कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो सबको झेलना पड़ता है। रूसी नेता ने 6 अफ्रीकी देशों को मुफ्त अनाज देने का वायदा कर दिया है, प्रॉमिस कर दिया है। इन देशों को पुतिन ने आश्वासन दिया है कि रूस काला सागर अनाज समझौते से हटने के बावजूद वैश्विक खाद्य संकट को टालने की कोशिश करेगा। ये जो संकट मोचन की तरह जो काम कर रहे हैं पुतिन, ये समझ लीजिए कि उनका दिल पिघल गया है। लेकिन आपको बता दें, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई किसी को देता नहीं है। इसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि रूस के राष्ट्रपति के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलेगा अगर उन्हें अरेस्ट किया जाता है, और उनके खिलाफ वारंट तो पहले से निकला ही हुआ है। तो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ऐसे सहयोगियों की तलाश कर रहा है जो संकट के समय उसकी मदद कर सकें, उसके सपोर्ट में वोट कर सकें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 6 अफ्रीकी देशों को मुफ्त अनाज सप्लाई करने का प्रॉमिस कर दिया है और एश्योर करा है। रूस काला सागर अनाज समझौते के टूटने का फ़ायदा उठाना चाहता है। रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि उनका देश और सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अफ्रीकी नेता एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने और नव उपनिवेशवाद से लड़ने पर सहमत हुए हैं। ये नव उपनिवेशवाद क्या है और बहुध्रुवी क्या है कि आज के टाइम पर अमेरिका की चलती है। उसने तो रूस को भी नहीं छोड़ा और रूस के ऊपर क्या लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिए। पुलिस ने अगर देखें तो अफ्रीका में अगर जाते हैं पुतिन तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी, लेकिन पुतिन अपने सहयोगियों को लुभाने के लिए उनका जो कर्ज है वो माफ़ करेंगे और अनाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट बांटेंगे। पुतिन ने शुक्रवार को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के अंत में कहा कि अफ्रीका पर रूस का ध्यान लगातार बढ़ रहा है। इस बैठक से यह देखा जा रहा है कि आखिर अफ्रीका में रूस को कितना समर्थन हासिल है, और जानकारों का मानना है कि यूक्रेन में युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बावजूद अफ्रीकी देशों में रूस का समर्थन अभी भी बरकरार है। रूसी नेता ने अफ्रीका का कर्ज खत्म करने की भी प्रतिज्ञा ली है। आपको बताएं कि गुरुवार को रूसी नेता ने 6 अफ्रीकी देशों को मुफ्त अनाज देने का भी प्रॉमिस किया, वायदा किया। इन देशों को पुतिन ने आश्वासन दिया कि रूस काला सागर अनाज समझौते से हटने के बावजूद, है ना, वैश्विक खाद्य संगठन फूड सिक्योरिटी का जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ना, उसका संकट जो दिख रहा है वो टालने की कोशिश करेगा। बता दें कि रूस संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए काला सागर अनाज समझौते से हट गया है। हटने का काम उसका जायज़ है, क्योंकि जब 2 देश के बीच में लड़ाई चल रही है तो भाई एक देश को ही क्यों झुकना पड़े। इस समझौते के तहत दुनिया के सबसे बड़े गेहूँ उत्पादक देश यूक्रेन का अनाज रूसी बंदरगाहों से होते हुए बाकी दुनिया के देशों में जाता था। अब रूस ने इस समझौते को तोड़ दिया है, जिससे वैश्विक चुनौती सामने आ गई है। हालांकि इस समझौते का फ़ायदा उठाते हुए पुतिन ने अफ्रीकी देशों को मुफ्त अनाज देने का वायदा कर दिया है। साथ ही इन देशों पर आ रहे रूसी कर्ज को माफ़ करने का भी वायदा किया है। रूसी शहर में हुए शिखर सम्मेलन में 17 राष्ट्र अध्यक्षों सहित 49 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इन देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए, जिसमें अधिक न्याय संगत, संतुलित और स्थिर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना की बात रखी गई। अफ्रीकी महाद्वीप में सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय टकराव को, है ना, दृढ़ता से विरोध करने का भी काम किया है और आह्वान भी किया गया है। रूस अफ्रीका का सहयोगी बनना चाहता है और यही कारण है कि वह अफ्रीका की ओर अधिक से अधिक पहल कर रहा है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति पुतिन अफ्रीका में सोवियत युग के निवेश को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। रूस अफ्रीका महाद्वीप पर संयंत्र
बहुत सारे कारखाने, है ना, कॉन्सेप्ट, उन कॉन्सेप्ट को उन पर वर्क करना चाहते हैं। बनाने की राजनयिक मिशन बढ़ाने की योजना बना रहा है। काला सागर अनाज समझौते से हटने के बाद पुतिन अफ्रीका को अनाज आपूर्ति बनाए रखने का भी वायदा कर रहे हैं। वह उच्च खाद्य कीमतों और मुद्रास्फीति के लिए, है ना, पश्चिम को दोषी ठहरा रहे हैं। पुतिन ने ये भी कहा कि अफ्रीका शक्ति का नया केंद्र है और इसकी राजनीति और आर्थिक भूमि तेज़ी से बढ़ रही है। हर किसी को इस वास्तविकता को ध्यान में रखना होगा। जय हिंद, जय भारत। मोदी सरकार में भारत कैसे बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? क्या आप जानते हैं कि आम लोगों की क्या ज़िंदगी बदलने वाली है? कितनी बदल जाएगी आम लोगों की ज़िंदगी? आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब से ये सब जिम्मेदारी संभाली है तब भारत 10वीं अर्थव्यवस्था हुआ करता था, लेकिन अब भारत 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच गया है। पीएम मोदी ने बुधवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम का उद्घाटन करते हुए गारंटी दी, एश्योर किया कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगी। भारत फिलहाल 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अगर पीएम मोदी साल 2024 में होने जा रहे आम चुनाव जीतकर आते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी सरकार के पास ऐसा करने के लिए साल 2029 तक का वक्त होगा और भारत 5वीं से 30वीं अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी की इस गारंटी पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार बेहद चतुराई से उन कीर्तिमानों को बनाने की गारंटी देती है जिनका होना पहले से तय है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि अंकगणित के हिसाब से जो उपलब्धियां देश को हासिल होने वाली हैं उनके लिए भी गारंटी देना प्रधानमंत्री मोदी की गलत राजनीति को दिखाता है। इस दशक में भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है और यह गारंटीड है, अगले सरकार चाहे कोई भी हो। मतलब उनका कहने का मतलब ये हुआ कि भाजपा कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने जिन भविष्यवाणियों की बात की है लगभग वैसी ही भविष्यवाणी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अब से 6 महीने पहले कर दी थी। लाइव मिंट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पिछले साल अक्टूबर में अनुमान लगाया है कि भारत साल की 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। IMF के साथ ही वैश्विक वित्तीय फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी पिछले साल अनुमान लगाया था कि साल 2027 तक भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आपको बताएं कि मोदी काल में अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच सकती है। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं सबसे अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल हो चुकी है। लेकिन इसकी वजह क्या है वो देखते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का मानक उस देश की GDP होती है और बीते 9 सालों में भारत की GDP में तेज उछाल दर्ज किया गया है। हालांकि कांग्रेस के कार्यकाल में GDP की अधिकतम विकास दर 2010 में 8.5% दर्ज की गई थी, जबकि कोविड के दौरान दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत की वृद्धि की जगह गिरावट दर्ज की गई थी, मतलब रिसेशन। भारत की GDP कैसे बढ़ रही है, क्या आपको जानकारी है? साल 2014 से 2023 के बीच भारत की GDP में कुल 83% की बढ़त दर्ज की गई है। 9 साल की वृद्धि दर के मामले में भारत चीन से सिर्फ 1% नीचे रहा है, क्योंकि चीन की GDP 84% की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं इन 9 सालों में अमेरिका की GDP की बढ़त दर 54% रही। लेकिन इन 3 अर्थव्यवस्थाओं को छोड़ दिया जाए तो GDP के लिहाज से शीर्ष 10 देशों में शामिल कुछ देशों की GDP बढ़त दर
कम हुई है या बढ़ी नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। इस दौर में भारत 5 देशों को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इनमें से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की जीडीपी में बढ़त की दर क्रमशः 3, 2 और 1% रही। वहीं इटली की जीडीपी बढ़त दर में वृद्धि बिल्कुल नहीं हुई। ब्राज़ील की जीडीपी में 15% का रिसेशन देखा गया। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था अगर हम देखें जो तेज उछाल दिखा रही है वह उन देशों की तुलना में दिखती है, तो इन तमाम विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में बढ़त नहीं होने के वजह क्या कारण रहे होंगे? इसकी एक वजह है साल 2008-9 का वैश्विक आर्थिक संकट है, क्योंकि जहां तक एक ओर से आर्थिक संकट पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हुआ और नुकसान पहुंचाने वाला था, वहीं भारत पर इसका असर काफ़ी कम हुआ। अगर भारतीय जीडीपी मौजूदा औसत 6-7% की दर से भी आगे बढ़ती रहती है तो भी वह साल 2027 तक जर्मनी, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, क्योंकि इन देशों के लिए 6-7% बढ़ोतरी तकरीबन असंभव ही है, क्योंकि जर्मनी और जापान की विकास दर क्रमशः 2.5 और 1.5% ही है। अर्थव्यवस्था बढ़ने का मतलब क्या होता है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने से आशय है या मतलब है कि उसकी जीडीपी बढ़ने से है, और जीडीपी का मतलब उस देश की में एक साल में तैयार किए गए माल और सेवाओं की कुल वैल्यू है। उदाहरण के लिए अगर आप साल भर खेती करते हैं जिसका बाजार में मूल्य 10 लाख रुपए है तो आपकी वार्षिक जीडीपी 10 लाख रुपए हो गई। ऐसे में अगर आपकी वार्षिक जीडीपी 10% की दर से बढ़त होती है तो आपकी जीडीपी बढ़त दर 10% ही कही जाएगी। जीडीपी में बढ़ोतरी की वजह से कंपनियां अपना व्यापार बढ़ाने पर तरजीह देती हैं और देंगी। विदेशी कंपनी भी उस देश में निवेश करेगी जहां बढ़ोतरी हो रही है। आपको बताएं, प्रति व्यक्ति आय के बिना जीडीपी अधूरी जानकारी देती है। अब ये समझने की ज़रूरत है, कोशिश करते हैं कि किस देश की जीडीपी, किस देश की अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने से आम लोगों पर क्या असर पड़ता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था का बढ़ना एक सकारात्मक बात होती है, लेकिन जीडीपी देश के आम नागरिकों की समृद्धि का पैमाना नहीं है। जिस पैमाने से देश के आम लोगों की समृद्धि मापी जाती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है देश की कुल आबादी से जीडीपी को भाग देने पर जो रकम मिलती है वह देश एक व्यक्ति की एक साल की औसत आय है। इसमें दिहाड़ी मजदूर, कामकाजी आम आदमी और औरत, लेकिन अंबानी अडानी की कमाई सब शामिल है। सबका पूरा बराबर की हिस्सेदारी होती है जीडीपी में, जिसका यह औसत है कि बहुत सारे लोग इस औसत से अधिक कमाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत कम। इस तरह से आम आदमी की आर्थिक हालात का मोटा संकेत है। भारत जीडीपी के मामले में दुनिया में आज 5वें नंबर पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का स्थान दुनिया के पहले 100 देशों में भी नहीं है। यही तो समस्या है। इसकी 2 अहम वजह हैं। पहला वजह अगर हम देखें तो बड़ी आबादी 140 करोड़ लोग हो गए भारत में, और दूसरा धन का असमान वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, और वो पूरा डिस्टर्बेंस। मतलब आबादी तो आप जानते ही भारत में धन का वितरण कितना असमान है। इसके बारे में प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था ऑक्सफैम के मुताबिक भारत की 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है और बाकी के लोगों के पास संपत्ति है ही नहीं। लोगों के पास गरीबी है। लोगों की समृद्धि कैसे पता चलती है ये मैं आपको बताऊं। पिछले कुछ सालों में जब भारत ने ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और ब्राज़ील जैसी अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़ा था तो क्या इस दौर में भारत में रहने वाले लोगों की स्थिति बेहतर हुई है? थोड़ी बहुत बेहतर हुई है। आर्थिक मामलों की जानकार आलोक पौराणिक
बताते हैं। जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जीडीपी जहां उस देश में पैदा किए गए उत्पादों और सेवाओं की कुल वैल्यू होती है, वहीं प्रति व्यक्ति आय से आशय है उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय का औसत क्या है। अब जिन देशों की आबादी ज़्यादा होती है उन देशों में प्रति व्यक्ति आय कम ही तो होगी, क्योंकि खर्चा ज़्यादा होगा। वहीं जिन देशों की आबादी कम होती है उन देशों की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे मुल्क हैं जो दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में नहीं गिने जाते हैं, लेकिन वहाँ लोगों की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका जैसी शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देशों से भी ज़्यादा है। जैसे स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग जैसे देश इस श्रेणी में आते हैं। स्विट्जरलैंड की प्रति व्यक्ति आय 80,000 अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है और लग्जमबर्ग की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। लेकिन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में स्विट्जरलैंड 20वें स्थान और लग्जमबर्ग सूची में 72वें स्थान पर है। अब भारत में ने पिछले 9 सालों में ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन को पछाड़ा है, लेकिन इनमें से हर देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय भारत के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2.6 हज़ार अमेरिकी डॉलर है, तो अमेरिका में इसका आंकड़ा 80,000 डॉलर से ज़्यादा है। वहीं इस समय 10वें पायदान पर मौजूद ब्राज़ील की प्रति व्यक्ति आय 9.67 हज़ार अमेरिकी डॉलर है। यानी जो देश 10वें नंबर पर हैं वहाँ भी प्रति व्यक्ति आय भारत से तकरीबन 4 गुना अधिक है। आलोक पुराणिक मानते हैं जहां एक ओर भारत दुनिया की तीसरी शीर्ष अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है, वहीं इससे आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी जिसका लोगों को फ़ायदा जरूर होगा, इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इससे आम लोगों की ज़िंदगी और उनकी आर्थिक। जानते हैं कि जानवरों का राजा शेर होता है, तो क्या आपको ये भी मालूम है पक्षियों का राजा कौन होता है? नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इंसान और पशु पक्षियों का इस दुनिया में सजीव है, मतलब ये सब कैसे होते हैं? लिविंग बीइंग्स होते हैं। ये अपनी अपनी जगह पर सबका अपना अपना महत्व होता है। इंसान का अपना महत्व है और पक्षियों का अपना है। हालांकि वर्चस्व की लड़ाई यहाँ भी है। वर्चस्व का मतलब होता है कि कौन सबसे बड़ा और कहाँ किसका राजा या राज चलता है। अगर हम ये माने कि जानवरों का राजा शेर होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं कि जानवरों या जंगल का राजा शेर कहा जाता है। और आपको बताएं कि शेरों से भी बड़े कई जानवर होते हैं। दरअसल जंगल में शेर से भी बड़ा कई जानवर, जैसे आपका हाथी ले लो, राइनोसोरस, गैंडा ले लो, इसके बावजूद शेर का वर्चस्व सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम पक्षियों की बात करें तो उनकी भी प्रजातियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं, छोटे पक्षी, बड़े पक्षी। अब इस केस में यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। आखिर आप जानते हैं कि पक्षियों का राजा कौन है? आप इस सवाल को सुनकर क्या आप सोच में पड़ गए हैं क्या? आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पक्षियों का राजा कौन है। पक्षियों का राजा बाज होता है। पक्षियों का राजा बाज इसलिए कहा जाता है कि वो प्लान करता है हर चीज़ को, और जो भी काम करना होता है उसी टारगेट पे कंसंट्रेट करता है। चाहे कोई भी टारगेट हो, चाहे कितनी तेज़ हवा हो, कोई भी चीज़ उसे डिगा नहीं सकती अपने टारगेट को कंप्लीट करने में। जय हिंद, जय भारत। सबसे तेज़ फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी का नाम क्या आप जानते हैं? मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन दुनिया का सबसे तेज़ स्पीड वाला फाइटर जेट बनाती है। यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनियों में से एक है। इसका मार्केट कैपिटल 1.2 लाख करोड़ है और कंपनी 90 देशों में 10,000 से ज़्यादा फाइटर प्लेन की सप्लाई करती है। फिलहाल राफेल फाइटर प्लेन फ्रांस सहित भारत, इजिप्ट और कतर के पास हैं। हाल ही में पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 26 राफेल विमानों की खरीदारी को मंजूरी दी गई। इस वजह से कंपनी फिर से चर्चा में आ गई है। एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहे 22 साल के मार्शल बलोच ने पहले विश्व युद्ध के दौरान विमान के पंख यानी प्रोपेलर्स को डिजाइन करने की ठानी थी।
और 1929 में बलोच ने सोसाइटी डैश एविएशन मार्शल बलोच की स्थापना की और जो आगे चलकर सोसाइटी एरोनॉटिक डू सूड ओएस्ट हो गया, मतलब दसॉल्ट एविएशन कंपनी बन गई। 1936 में ही मार्शल ने एक दूसरी कंपनी शुरू की जो बाद में जाकर दसॉल्ट एविएशन बनी। ये वही कंपनी है जो राफेल बनाती है। दसॉल्ट ने 1953 में पहली बार भारत को तूफानी बम्बरशक विमान दिए। तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। भारत ने तब 130 विमान खरीदे थे, 113 विमान। भारत दसॉल्ट का पहली विदेशी कस्टमर माना जाता है। भारत ने तूफानी का इस्तेमाल 1961 में द्वीप को पुर्तगाल से आज़ाद कराने के लिए यूज किया था। ये थी कहानी दसॉल्ट की। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस